सुंदर मुखि प्रतिभा विरामे वामे विधि सुवचसां वचसां विरामे गीर्वाण वाणी भुवना भरणं भवत्या वंदे दयार्द्र चरणं शरणं जगत्या। नमो नमः प्रियांसः दर्शकाः। प्रिय दर्शकाः, पुनरागताः वयं वार्तावल्याः नवाङ्कम् आदाय भवतां समक्षम्। अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अभिनन्दनं करोमि भवतां समेषाम्। अहं ऋचा अपि प्रणतिततिं निवेदयामि। प्रिय वीक्षकाः, वासन्तिके एतस्मिन् काले वृक्षेषु लतासु सुन्दराणि विविधानि कुसुमानि शोभन्ते। वसन्तः तु अस्ति एव ऋतुराजः। एतस्मिन् समये पक्षिणः स्वीय मधुरकलरवैः विशेषतः गातुम् आरभन्ते। कार्यक्रमस्य समारम्भमपि तथैव मधुरस्वरेण कुर्मः सुभाषितेन सह। काठिन्यं गिरिषु सदा मृदुता सलिले ध्रुवा प्रभा सूर्ये वैरम सज्जन हृदये पुनः क्षान्तेः। पर्वत सदैव अपनी दुर्गमता तथा उनके ऊपर चढ़ाई करने की कठिनता के लिए जाने जाते हैं, तो जल अपनी मृदुता के लिए, जबकि सूर्य अपनी शाश्वत प्रभा के लिए जाना जाता है, तथा असज्जन या दुष्ट व्यक्ति दूसरों के प्रति अपने मन में छिपे वैर के लिए। अंततः सज्जन व्यक्ति तो अपनी धैर्य तथा सहनशीलता के लिए ही प्रसिद्ध होता है। Mountains are always known for their rigidity and difficulty in climbing, water for its softness, the sun for its permanent radiance and brightness, wicked persons for their enmity towards one another, and noble and righteous persons for their tolerance and patience. शोभनम सर्वदा हि जीवने धैर्यम् आवश्यकम्, अथ स्वस्मिन् गुणः एषः तु अवश्यमेव विकासनीयः। नूनं तावत् दर्शकाः, एतस्मिन् सप्ताहे काः विशिष्टाः घटनाः जाताः तत्सर्वं संक्षिप्य ज्ञातुम् अग्रे सरामः अधुना प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतिं प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस इत्येतत् रेलयानं सिकंदराबाद रेलस्थानकात् हरितध्वज प्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तितवान्। अपरत्र एम्स बीबीनगर इत्येतत् समेत्य तेलंगानायाम् 11,000 कोटि रूप्यकाधिक व्यययुतानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां प्रधानमन्त्री सोद्घाटनम् आधारशिलास्थापनं कृतवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु असम यात्रावधौ तेजपुरस्थ वायुसेना स्थानके सुखोई 30 MKI इत्येतेन विमानेन उड्डयनं कृतवती। ततः पूर्वं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इत्यस्यै तेजपुर वायुसैन्यस्थानके सैन्यसञ्चलनरूपं सम्माननं प्रदत्तं गतम्। एतस्मिन् अवसरे राज्यपालः गुलाबचन्द कटारियाः, मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्व शर्मा च उपस्थितौ आस्ताम्। देशस्य अनेकेषु भागेषु पुनः कोरोना संक्रान्तानां संख्या वरिवृध्यते। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरलेषु संक्रमणं प्रतिशतं 0.8 अधिकं जातमस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख माण्डवियाः सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च स्वास्थ्यमन्त्रिभिः सह अध्यन्तर्जाल समीक्षोपवेशनं कृतवान्। राज्येभ्यः कोरोना परीक्षणादिषु अवधानार्थं तेन परामृष्टम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने स्वामी दयानन्द सरस्वत्याः 200तम्याः जयन्त्याः अवसरे स्मारिकां प्रेषचीटिकां विमोचितवान्। अत्र अवसरे ऋषिकेशतः स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती, योगगुरुः स्वामी रामदेवः, स्वामी चिदानन्द सरस्वती अथ अन्ये गणमान्याः च उपस्थिताः आसन्। हनुमत् जन्मोत्सवः देशे सर्वत्र उत्साहेन आचरितः। एतस्मिन् अवसरे अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गुजरातस्य सारङ्गपुरधाम्नि हनुमतः 55 फीट् समुच्चायाः प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। अपरत्र मध्यप्रदेशस्य जबलपुरस्थिते पञ्चमठामन्दिरे भगवते हनुमते 1 टनमित लड्डूकानि उपस्थापितानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु असमस्य काजीरंग राष्ट्रियोद्याने गज महोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवती। गज परियोजनायाः 30 वर्ष सम्पूर्तिकाले महोत्सवस्य एतस्य आयोजनं कृतम् आसीत्। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् गजानां रक्षणं, विकासं, तेषां जीवनस्य आह्वानानां समाधानं च कर्तुं प्रभावी योजना निर्माणं प्रशासनस्य प्राथमिकता अस्ति। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य कृते न्यूनदिवसाः अवशिष्टाः सन्ति। तावत् असमस्य डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय परिसरे योग महोत्सवस्य आयोजनं जातम्। योग महोत्सवे केन्द्रीयायुष मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालं समेत्य
गणमान्याः जनाः योगाभ्यासं कृतवन्तः। अत्र अवसरे आयुषमन्त्री सोनोवालः अवदत् यत् सर्वे योगेन सह निश्चलतया सङ्गतिं कुर्वन्तु इति। इस्रायेलस्य तेल अवीव नगरे आतङ्किनः आक्रमणे एकः जनः मृतः, 5 जनाः च व्रणिताः। तदनन्तरम् आरक्षिभिः प्रतीकारं कृत्वा सः आतङ्की मारितः। इस्रायेलदेशस्य विदेशमन्त्रालयेन एतं सकलं घटनाक्रमम् आतङ्क्याक्रमणम् इति निरूपितम्। तेन सह तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा अपि नागरिकान् उद्दिश्य सुरक्षाबलानां निर्देशानाम् अनुसरणं कर्तुमपि आह्वानं कृतम्। दर्शकाः, अद्य संस्कृत प्रवाह वैभवम् आधृत्य वयम् आनीतवन्तः किमपि विशिष्टमेव। सत्यं, संस्कृतस्य अर्वाचीनत्वं पदे पदे वयं पश्यामः एव। एतदनुसारमेव उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे एकस्मिन् विद्यालये कथं संस्कृतस्य शिक्षणं प्रचलति इति ज्ञातुकामाः वा भवन्तः? मुकुल, कः संस्कृतप्रियः एतत् ज्ञातुकामः न स्यात्? भवतु दर्शकाः, एतस्मिन् विद्यालये संस्कृतशिक्षणस्य कीदृशी गतिः इति परिशीलयामः एतेन वृत्तविशेषेण। संस्कार शिक्षिता शिक्षा ही भवति वैज्ञानिकी संस्कृत शिक्षा। सर्वांगीण विकास प्रकाशिकाम् एतां संस्कृत भाषां सन्ध्याय एव राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ अपि संस्कृताध्ययनाध्यापनम् अनिवार्यं विहितम् अस्ति। प्रतिवदिष्यति शब्दस्य को अर्थः? तिष्ठतु, मन्ये अहं किमपि वदामि, श्रुत्वा त्वं वदसि, यत् पश्चात् कोऽपि वदति सा प्रतिवदति। स्पष्टम्? वयमद्य अस्मद्दर्शकान् नयामः लखनऊ स्थितं गोमती नगरस्थं सेठ MR जयपुरिया विद्यालयम्। किमस्ति? चषकः अस्ति, धनम्। आबाल्यकालादेव अत्र विद्यालये अन्यैः आधुनिकविषयैः समं छात्राः संस्कृतभाषामपि अनिवार्यत्वेन पठन्ति। अत्र पश्यतु, पीतवर्णः, श्वेतवर्णः, पाटलवर्णः। संस्कृताध्ययनेन जीवने स्थिरता आयाति। नैतिकमूल्यानां विकासे अपि संस्कृतभाषा उपकारिणी भवति। बाल्यकालादेव बालाः संस्कृतभाषां प्रति अगाढं प्रेम अनुभवन्तु, यत् हि तेषु समृद्धसाहित्यस्य अन्वेषणार्थं जिज्ञासाम् उत्पादयिष्यति। अनुश्री अमेरिका के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रही है, जहां फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी है और संस्कृत सीखने की वजह से उसे स्पेनिश सीखने में बहुत आसानी हुई। तो शुरू से ही बच्चे को हम संस्कृत जब पढ़ाते हैं तो उससे उसकी स्मरण शक्ति में, उसके उच्चारण में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। उन मंत्रास के जो मीनिंग समझती है, उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। शी इज इम्बाइबिंग दोज वैल्यूज इन हर लाइफ। जयपुरिया विद्यालये बालाः प्रवेशारम्भतः एव रुचिमन्तः भूत्वा संस्कृतं पठन्तु। तदर्थं प्रवेशारम्भतः अष्टमकक्षां यावत् संस्कृतभाषायां देवभाषाख्यः एकः अस्थायि पाठ्यक्रमः अपि रचितं गतः। संस्कृतस्य प्रत्येकमपि वर्णः वैज्ञानिकरूपेण व्यवस्थापितः अस्ति। एतेषाम् उच्चारणस्थानपुरस्सरं प्रयोगेण अस्माकं मनोमस्तिष्कं तार्किकम् एकाग्रं च भवति। The need of the hour is to impart nation building and character building education to students. When it begins at an early age, the effect is long lasting. I am convinced that this can be effectively and very easily, comfortably done through Sanskrit. विद्यालये उपाध्यक्षपदासीनया श्रीमत्यञ्जलि जयपुरिया इत्यनया अथ डॉक्टर सम्पदानंद मिश्र वर्येण सेठ MR जयपुरिया विद्यालये संस्कृताध्यापनं समारब्धम्। कीदृशः अस्ति?
सः शिक्षकः बहु कृपणः अस्ति। नमामि श्रीमन्। नमामि श्रीमन्। अग्रिमं जन्मदिवसः अस्ति। बहु शोभनम्। विद्यालये संस्कृताध्ययनस्य उद्देश्यं सरलं संवादपरकं संस्कृतं सम्भाषणीयं संस्कृतम् इति अस्ति। लघु लघु छात्राः अत्र विद्यालये विशेषावसरेषु संस्कृतकार्यक्रमाणां मनोहारिणीः प्रस्तुतीः विधाय जनमनांसि आह्लादयन्ति अथ संस्कृतभविष्यं प्रति स्वोन्मुखीकरणं सम्पादयन्ति। संस्कृतं पाठयामि। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। धन्यवादः। सम्यक्। संस्कृतशिक्षणस्य सुदीर्घा परम्परा एवमेव आधुनिकेषु विद्यालयेषु अपि सम्पोषिता स्यात् इति वयं सदा कामयामहे। अथ संस्कृते अनुप्राणिता अस्मदीया समग्रा अपि परम्परा एवमेव प्रसृता भवेत्। अतएव वयम् अपि शास्त्र समर्थितां संवादावलीं वार्तावल्याः तृतीय प्रभागे प्रस्तुमः। आम्, अत एव त्वज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य संवादक्रमं प्रवर्धयितुम् उपस्थितः अस्ति आयुर्वेदाचार्यः प्रोफेसर् मनोरञ्जन साहुवर्यः। अद्य अस्माभिः सह साक्षात्कारार्थम् अतिथित्वेन समुपस्थितः वर्तते प्रोफेसर मनोरञ्जन साहुवर्यः, यो हि वैद्य सुन्दरलाल जोशी स्मृति पुरस्कारेण, वैद्यराज हरिभाऊ परांजपे पुरस्कारेण, सुश्रुत पुरस्कारादिभिः च समलङ्कृतः अथ विदेशेषु अपि लब्ध प्रतिष्ठः सुख्यातः च अस्ति। अचिरमेव भवान् भारत प्रशासन द्वारा पद्मश्री इति सम्मानेनपि सम्मानितो जातः। महोदय नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतमस्तु। महोदय, यदा वयं शल्यचिकित्सा विषये चर्चां कुर्मः तदा सर्वादौ मॉडर्न सर्जरी इति आधुनिकः उपचार विशेषः मस्तिष्के समायाति। अस्माकं दर्शकेभ्यः प्रतिपादयतु यत् मॉडर्न सर्जरी इत्यत्र अथ आयुर्वेदिक शल्यचिकित्सायां तावत् कः भेदः अस्ति, अथ शल्यचिकित्सा कियती प्रभावकारिणी इत्यपि कृपया बोधयतु। आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा का जो इतिहास है वो अत्यंत गौरवशाली है। ईसा पूर्व 500 साल पहले आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा के जनक जो है वो काशीराज दिव्यदास धन्वंतरी है, जिनसे शल्य चिकित्सा का जो संप्रदाय है वो धन्वंतरी संप्रदाय के नाम पर जानी जाती है। उनके एक शिष्य सुश्रुत, जिनको शल्य चिकित्सा के जनक मानी जाती हैं, करीब 182 चैप्टर्स उन्होंने एक पुस्तक में लिखी है, जिनको हम सुश्रुत संहिता के नाम पर जानते हैं। उनमें से करीब 300 से अधिक शल्य चिकित्सा के बारे में उन्होंने वर्णन किए हैं। करीब 128 जो है विभिन्न शस्त्र और यंत्रों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जिसको शल्य चिकित्सा के कार्य में उल्लेख की जाती है। बहुत सारे शल्य चिकित्सा जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं वो उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं जो सुश्रुत ने लिखे हैं। जैसे कि हम भग्न की चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम उदर को पाटन करके हम बेबी को डिलीवर करते हैं, जिसको हम वर्तमान समय में सिजेरियन सेक्शन के नाम पर जानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, जिसके हम आज बहुत मॉडर्न सर्जरी के रूप में जानते हैं। सुश्रुत के बताए हुए जो प्रिंसिपल्स है, उनके कहे हुए जो तकनीक है, जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक दोनों जो है आज हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर से राइनोप्लास्टी के तरीके जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने दंड प्रदेश से जो है मांस के एक टुकड़े को निकाल करके उसके एक अंश को शरीर के साथ जुड़ा हुआ रख करके उसके नाक कटा हुआ नाक की जो है उन्होंने उसकी सर्जरी करते थे, ताकि वो विधि आधुनिक सर्जरी में बहुत बाद में आया है।
करीब 1964 से एक नया युग के परिवर्तन हुआ है। उसका जो कर्णधार रहे हैं आधुनिक समय में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के शल्य चिकित्सक, किसी विशेष रूप से प्रोफेसर के एन उडुपा, प्रोफेसर पीजे देशपांडे जैसे मूर्धन्य के शल्य चिकित्सक, उन्होंने पुनराय ये प्रमाण किया कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा संभव है। महोदय, आयुर्वेदे कीदृक् विधानां रोगाणां शल्य चिकित्सा संभवा अस्ति। सर्जरी इति उपचार विशेषापेक्षया एषा उत्तमा अस्ति उत वा भवितुं शक्नोति। कुछ प्रक्रियाएं आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सा है उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो प्रिंसिपल्स है वो काफी अधिक कारगर है। उनमें विशेष रूप से जो गुदा के रोग है उनमें से आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा है, विशेष रूप से भगंदर एक व्याधि है जिसमें गुदा मार्ग में एक फोड़ा जैसा बन जाता है और उससे शल्य चिकित्सा करने के बाद, सामान्य शल्य चिकित्सा करने के बाद उसमें जो गुदा के मांसपेशियां हैं उनमें काफी कमजोरियां हो जाती हैं या वो नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया में आयुर्वेद के विधा द्वारा शल्य चिकित्सा करने पर उन जो विपत्तियां होती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनसे हम मरीजों को कम से कम कॉम्प्लिकेशन के बाद उनके इलाज हम कर सकते हैं। महोदय, क्षारसूत्र चिकित्सा विषये सविस्तरं ज्ञातुम् इच्छामि। अत्र चिकित्साक्रमे भवता एका नूतना पद्धतिः अपि विकसिता अस्ति। का तावत् सा पद्धतिः, कियती च सा लाभकारिणी अस्ति? अपि एषा पद्धतिः वर्तमानसमये प्रयुज्यमाना अस्ति वा? क्षार चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें क्षार मतलब कॉस्टिक मटेरियल्स जो कि प्लांट से या पौधों से जो है निर्माण किया जाता है, उसकी सामान्य भाषा में अगर हम इस बात को बताएं तो पौधों को जला करके उसकी जो राख होती है उससे कॉस्टिक मटेरियल बनाया जाता है, जिसके जो उपयोग जो है मरीज के उसको पानीय रूप से उसको पिलाया भी जा सकता है कुछ बीमारियों के लिए। कुछ बीमारियों में उसके लोकल अर्थात स्थानिक प्रयोग से घाव को सुधारा जा सकता है एवं भगंदर चिकित्सा में इसकी विशेष उपयोग किया जाता है। एक तरह के ड्रग डिवाइस है। ड्रग डिवाइस मतलब कि औषधियों को शरीर के अंदर उसको अंदर बिना किसी उसको ऑपरेशन किए, बिना किसी चीर फाड़ किए हम औषधियों को जहां जरूरत है वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये अध्ययन देश के प्रमुख चिकित्सा विज्ञान संस्थान जैसे चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, ऐसे बहुत 5 प्रमुख चिकित्सा विज्ञान संस्थानों द्वारा इसकी प्रामाणिकता को जो है जांचा गया है, परखा गया है और सभी लोगों ने एक मत से इसके बारे में बताया कि ये आधुनिक चिकित्सा द्वारा भगंदर की चिकित्सा करने से अधिक कारगर है। ये एक विशेष योगदान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हमारे सहकर्मी हैं उन लोगों को द्वारा विकसित की गई इस विशेष चिकित्सा पद्धति से। इस विशेष पद्धति का नाम हम सामान्य रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेक्निक बोलते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम इसको इफ्टैक बोलते हैं। IFTAK। हर शब्द का पहला अक्षर हम लोगों ने लिया है। I स्टैंड फॉर इंटरसेप्शन, F स्टैंड फॉर फिस्टुला, T स्टैंड फॉर ट्रैक्ट, A फॉर एप्लीकेशन, K फॉर क्षार सूत्र। इस तकनीक से सामान्य रूप से अगर चिकित्सा के लिए 6 महीने का समय लगता है तो वो करीब 6 हफ्ते में पूरा हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधि द्वारा व्रण चिकित्सा क्षेत्रे अपि भवता कार्यं सम्पादितमस्ति। अत्र अवगन्तुम् इच्छामि यत् आधुनिके युगे आयुर्वेदोक्त औषधि द्वारा व्रण चिकित्सा अपि पुरातन पद्धत्या एव क्रियते उत समयानुसारम् अत्र किमपि परिवर्तनं विधीयमानमस्ति। इस बात जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्रण की चिकित्सा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान लोग आयुर्वेद के जो संकाय के विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के लोगों ने किया है। विश्वविद्यालय में व्रण के ऊपर
रिसर्च और नए औषधियों के निर्माण के बारे में बहुत अधिक काम हुआ है। करीब आयुर्वेद में 100 से अधिक औषधियां जो कि प्लांट से निर्माण किया जाता है उसकी वर्णन मिलता है। इन औषधियों से जो कि चिकित्सा के व्यवहार होता है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट, 5 प्लांट्स होते हैं जिसको हम संस्कृत में पंचबलकल बोलते हैं। वो सभी जो है बहुत कॉमनली अवेलेबल है। सामान्य रूप से हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जगह पर ये औषधियों की वृक्ष मिलता है। उनमें से बट है, अश्वस्थ है, उदुम्बर है, प्लक्ष है और पारिस, ये 5 जो औषधियों के पौधे हैं, इनके त्वक, इनकी जो बलकल है, इसका उपयोग होती है। इन औषधियों की उल्लेख आयुर्वेद शास्त्र में सैकड़ों जगह पर इनके उल्लेख है व्रण की चिकित्सा के लिए। लेकिन जो प्राचीन जो पद्धति है उनमें से इन बलकल की या इन बार्क को उबालने के बाद उन पानियों से या उनके द्वारा बनाए गए औषधियों से हम लोग घाव की चिकित्सा करते थे, जो कई बार प्रयोग के लिए थोड़ी मुश्किल पड़ता था। तो हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ साथ हम IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस विभाग के साथ संयुक्त रूप से हम लोगों ने कार्य किया है। और इस कार्य में हम लोग इन औषधियों की जो सबसे कारगर जो अंश है उसको हम लोगों ने अलग किया है। अलग करने के बाद उनको रसायन के साथ मिलाने के बाद ऐसे प्रक्रिया हम लोगों ने तैयार किया है जिससे कि औषधियों के काम करने की अवधि करीब 72 घंटा से 80 घंटा तक हो सकता है। मतलब उसके अगर हम एक बार सामान्य रूप से बात करें कि अगर हम व्रण के ऊपर इन औषधियों के द्वारा निर्मित पट्टी को अगर हम रखें, बैंडेज को अगर रखें, वो करीब 80 घंटा तक औषधियों को घाव के ऊपर डिलीवर करता रहेगा। महोदय, युवानः येन आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिम् इतोपि समाश्रयन्तु तदर्थं भवतः का योजनाः सन्ति? आधुनिक समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, इन सभी चीजों का आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा में समयोग होना बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में जो भारत सरकार आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के ऊपर उनकी जो भागीदारी है या उनकी जो चेष्टा है वो बहुत ही जो है संतोषजनक है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आयुर्वेद को एवं शल्य चिकित्सा को जोड़ें तो जो स्वस्थ व्यवस्था है उसमें हम जरूर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। महोदय, वार्तावली परिवार पक्षतः अहं भवद्भ्यः धन्यवाचांसि समर्पयामि। धन्यवादाः। धन्यवाद। शोभनम् अत्यंत प्रेरणापरः ज्ञानवर्धकः च संवादः एषः। मन्ये यत् अनेन संवादेन सर्वे दर्शकाः निश्चयमेव लाभान्विताः भवेयुः। सत्यम्। अयि प्रिय वीक्षकाः, भवन्तः सर्वे स्वीयाः प्रतिक्रियाः अपि प्रेषयन्तु। प्रतिक्रिया प्रेषणाय अन्तर्जालीय सङ्केतं नूनम् अवधारयन्तु। सममेव वयं गीतानुवाद स्पर्धा विषयिणीः भवदीयाः अधिकाधिक प्रविष्टिः अपि अपेक्षामहे। प्रिय दर्शकाः, अनुवादार्थम् उद्घोषितम् अस्मदीयम् एतत् क्रमिकं स्पर्धागीतं स्मर्यते भवद्भिः, तथापि स्मारयामः पुनः वयम्। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। प्रिय दर्शकाः, गीतस्य एतस्य मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमतिथिः अस्ति एतस्य मासस्य 10 दिनाङ्कः। स्पर्धा विजेत्री नामोद घोषणा च तदनु 15 दिनाङ्के करिष्यते। दर्शकाः,
अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः, तर्हि विरमामः, नमामः, यामः च। तावत् शुभं मंगलं च भूयात्। नमो नमः। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम। चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद्दशरथ नंदन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वा